बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अब अपने आप को ठीक ठाक रखने के लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। स्मॉग भी है, डेंगू भी है और इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन भी लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो आपने एहतियात सिर्फ और सिर्फ ये करनी है कि अपने हाथों को बार बार धोएं, पर्सनल हाइजीन का जितना ख्याल रख सकते हैं रखें, बच्चों का जितना ख्याल रख सकते हैं रखें। बदलता मौसम बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, लेकिन ये स्मॉग जो कि वबाले जान बनती जा रही है, जब हम मुतल्लिका लोगों को बुलाते हैं। अभी कल हमारे साथ थे माहिर माहौलियात भी, महकमा माहौलियात से भी हम लोगों को बुलाते हैं। अच्छा जी, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि फिर अगर कार्रवाइयाँ हर रोज़ हो रही हैं तो फिर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। आप रोड पर निकल जाएं, आपको 10 गाड़ियाँ ऐसी नज़र आएंगी जो एक्सट्रीम धुआं छोड़ रही हैं। कोई यहाँ पे रिवाज ही नहीं है कि आप चेक कर रहे हैं। हालांकि सिटी ट्रैफिक पुलिस कहती है वो अपना काम कर रही है, महकमा माहौलियात कहते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। सो इसके बावजूद ये सीज़न हमेशा से हम देखते हैं स्मॉग ख़तरनाक हद तक होती है, लोगों को मुतासर भी करती है। अब बाइक्स पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मास्क भी नहीं पहना, ना कोई हेलमेट पहने। तो प्लीज़, ये किस कदर ख़तरनाक है इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं। ये काला धुआं आपके फेफड़ों को किस तरह से डैमेज करता है। बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। आदत बना लें कि आपने घर जाना है तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोना है। अपने नाक को, गले को 3 दफ़ा तकरीबन कोशिश कीजिए फ्लश करें अच्छी तरह से। यही वो चीज़ें हैं जो कि आप सेफ्टी मेजर्स को अपनाते हुए, अब ऐसा तो नहीं है कि आप घर से बिल्कुल ही ना बाहर निकलें। सो जब बाहर से कहीं से आएँ तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। प्रोग्राम का हमने बाकायदा आगाज़ करना है और बढ़ना है आगे अपने पहले की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुँचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो मुसलमान जो आकिल है, बालिग़ है और जो सेहतमंद है और मुकीम है, यानी मुसाफिर नहीं है। नमाज तो खैर मुसाफिर पर भी लाजिम है, फ़र्ज़ है, लेकिन उसके लिए क़स्र की इजाज़त है और सहूलत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको दी है। लेकिन हर मुसलमान मोमिन पर नमाज की अदायगी, नमाज को पढ़ना ये फ़र्ज़ करार दिया गया। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक ने अक़ीमुस्सलात फ़रमाया कि नमाज कायम करो। और नमाज कायम करने से मुराद यही है कि नमाज की जो शराइत हैं और नमाज के जो हुकूक़ हैं उनको हमेशा मुसलमान पेश नज़र रखे और फिर ही नमाज कायम होती है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि कुरान पाक में है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो बेहयाई और बुरे कामों से रुकना ये दर हकीकत नमाज को कायम करना है। ऐसा नहीं कि एक शख्स नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो बेहयाई के काम और बुरे काम करने लग जाए। और यानी अगर वो दुकानदार है तो फिर मिलावट का सामान बेचे या कम तोले। अगर वो बहुत बड़ा ताजिर है तो फिर वो अपनी चीज़ बेचने के लिए झूठ बोले या लोगों को धोखा दे। इसी तरह जो शख्स जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है तो नमाज जब वो अदा करता है तो फिर उस पर लाजिम है कि वो बेहयाई के कामों से बचे, बुरे कामों से बचे, जुल्म और तअद्दी से बचे, लोगों को नुकसान पहुँचाने से बचे। तो फिर दर हकीकत वो नमाज को कायम करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह फ़रमाया है हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि नमाज़ों की हिफाजत करो, निगरानी करो, निगहबानी करो। नमाज़ों की निगरानी और निगहबानी नमाज़ों की यही है कि नमाज को वक्त पर अदा किया जाए और नमाज के जो तकाज़े हैं और जो उसका सबक है वो एक मुसलमान को याद रखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी बीत जाए नमाज पढ़ते हुए लेकिन ज़ुबान से हमेशा गाली निकले या बुरी बात निकले। एक तरफ नमाज भी पढ़ी जा रही हो और दूसरी तरफ बदज़ुबानी, बदकलामी और बदखुल्की भी की जा रही हो। तो ये नमाज सिर्फ़ पढ़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से नमाजियों के बारे में ये फ़रमाया कि आपने फ़रमाया कि उन्हें वो सिर्फ़ टक्करें मारते हैं, बाकी उनको कुछ भी नमाज से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज के तकाज़ों को और नमाज की जो गर्ज़ है दर हकीकत उसको वो पेश नज़र नहीं रखते। बहुत ही अच्छा आज का ये पैगाम है। अगर आप नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं तो नमाज के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा वसूख से ये बात कह सकती हूँ, आप नमाज़ पढ़ना शुरू करें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बहुत सारी बुरी आदत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाती हैं।
अब बढ़ते हैं जी आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर कौन सी है जी? पेंशन कम करने का प्लान आ गया, पंजाब के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। जिन्ना अस्पताल से जी अच्छी खबर है, खिदमत का सफर जारी रहेगा। गौहर एजाज साहब ये कहते हैं कि जिन्ना अस्पताल में मयारी सहूलियात के लिए 30 वार्ड अपग्रेड करेंगे। तीसरी खबर हमारे पास है जी, पुलिस अफसर तब्दील, CTO लाहौर मुंतजिर मेहदी को तब्दील किया गया, SSP डिसिप्लिन तैनात। और सुई गैस कमर्शियल सारिफीन के लिए नई मुश्किल क्या है? अब जब एक चीज़ तो नाज़रीन वाज़े है कि गैस आनी नहीं, तो फिर अच्छी खबर क्या, बुरी खबर क्या, ये हम शाहिद सिप्रा साहब से आगे चल के जान लेंगे। अपने रिपोर्टर्स को वेलकम करेंगे। शाहिद सिप्रा साहब और दुर्रे नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। रिटायर्ड मुलाजमीन की यहाँ पर बात की गई है, उनके लिए बुरी खबर है। तो मुझे कभी रिटायर्ड मुलाजमीन की तरफ से अच्छी खबर पता भी नहीं चली। जब पेंशन के हुसूल के लिए लंबी लंबी कतारों में ये लोग रहते हैं, मुश्किलात का शिकार रहते हैं, तो फिर अब ये कौन सी कोई बड़ी बात आ गई है जी? पेंशन कम करने का प्लान आ गया है। ऑलरेडी ये लोग सारी जिंदगी की सर्विस के बाद अगर उनके लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद होती है, वो भी उनको धक्के खा के मिलती है, और अब आप उसको भी कम करने जा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? खबर की डिटेल्स, कुछ मंतक इनकी क्या है, ये समझ लेते हैं। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बंदा है, जब हम लोग होते हैं, जब तालीम हासिल करते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट जॉब लें, और उसकी एक ही वजह होती है कि उनको आप जब रिटायरमेंट पे आएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। हाँ, और उसके बाद कुछ ऐसे पैसे आपके महाना लग जाएंगे जो चलते रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता आपकी वफ़ात हो जाती है तो जो बेवा है उनको आधी पेंशन मिलती रहेगी। ये तो होता है बुनियादी वजह। अब आ जाते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। मुझे ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट को तरक्याती काम तो नज़र आ रहे हैं, अरबों रुपए के फंड्स गुजरात को मुंतकिल करते नजर आ रहे हैं। नीचे खबर है, गुजरात मंडी बहाउद्दीन पर नवाज़िशात फंड 104 अरब तक पहुंच गया। अच्छा, ये वो लोग हैं जो सारी ज़िंदगी हमारी जो आवाम है उनकी खिदमत करते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट के हम इसको गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं, हमारे वो मुलाजिम है ना, गवर्नमेंट के मुलाजिम है, वो काम करते हैं। तो अगर उनकी आखिरी ख्वाहिश कोई आप इस बुनियाद पे कर दें कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, पंजाब गवर्नमेंट के पास फंड्स मौजूद नहीं है, इसलिए हम उनकी पेंशन आधी करने जा रहे हैं। चलें, जो ग्रेड 20, 21, 22 के लोग होंगे उनकी तो पेंशन आधी हो भी जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं, ग्रेड 1, 2 या 4 वाले जो लोग हैं, जो PN है, जो नायब कासिद है, जो क्लर्क हैं, उनको पहले आप कितने पैसे दे रहे हैं? किसी को 17,000 है, किसी को 20,000 दे रहे हैं, किसी को 15,000 दे रहे हैं। अगर मौजूदा महंगाई के दौर में उसको भी आप 50% कम कर दें तो फिर आवाम कहाँ खड़ी होगी। इसलिए मेरे ख्याल में जो हमारा मौजूदा हालात चल रहे हैं, महंगाई की जिस तरह लहर है, ऐसे में इस तरह का इकदाम जो है वो कोई समझ से बालातर है कि वो गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है। दूसरी बात देखें, चंद दिन पहले भी एक खबर आई कि जो मेडिकल अलाउंस इनको दिया जाता है उसको हम सेहत कार्ड पे मुंतकिल करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला है अगर हो जाए, लेकिन बात वही है कि अगर वो सेहत कार्ड उस तरह इफ़ेक्टिव रहे, अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा यही लोग दोबारा अदालतों में जाएंगे, वही वापस आ जाएगा। मेरे ख़्याल में ये लोग जो हैं, कम अज़ कम जो रिटायर्ड लोग हो चुके हैं, उनके साथ पंजाब गवर्नमेंट को ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। ये उनकी पेंशन है, पता नहीं कितना ख़ानदान, कितने लोग उसकी बुनियाद पर जो है उनकी कफालत हो रही होती है। इसको इशू बना लेना कि पंजाब गवर्नमेंट के पास फंड्स मौजूद नहीं है इसलिए हम इसमें कटौती करने जा रहे हैं, ये कोई मंतक समझ नहीं आता। हकीकत जाननी पड़ेगी, पंजाब गवर्नमेंट के पास फंड्स वाकई मौजूद नहीं है। और ये जो खबर हमारे रिपोर्टर अली रामे ने दी है, ये वाले फंड्स कहाँ से आ रहे हैं अगर वाकई फंड्स? अच्छा, ये अगर सुर्खी को थोड़ा सा और खूबसूरत करते ना तो ये जरूर लिखते हैं कि हुकूमत के पास गरीबों के लिए फंड्स खत्म हो गए। ये बहुत जबरदस्त बात, ये बात होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत झूठ बड़ा, इतना हमारी देखें 2 खबरें ही इसकी अच्छी तरीके से अक्कासी कर रही हैं कि नीचे आप अपना फिगर बढ़ाते जा रहे हैं और गुजरात और मंडी बहाउद्दीन, उसके अलावा आपका जो रॉयल स्टेट ऑफ पाकिस्तान की एक नई बनने जा रही है, उसके लिए फंड्स भी 104 अरब तक पहुंच गए। कर लेते हैं, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ रॉयल स्टेट में जाके, इसका तो सिप्रा के घर तो बहुत करीब है वहाँ से, ये तो जल्दी शिफ्ट हो सकता है। बात यह है कि आज की खबर मेरे और सिप्रा से इसलिए रेलिवेंट है कि नीचे जो अथॉरिटीज़ के अंदर या कंपनीज के अंदर, सुई गैस के अंदर, LDA के अंदर जो गदर मचा हुआ है तनख्वाहों का, अलाउंसेस का, मुराद का, लाखों रुपए की तनख्वाहें ली जा रही हैं। LDA में एक अफसर है, उसकी चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा तनख्वाह है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से ज़्यादा तनख्वाह है, और अलाउंसेस की मद में उसकी तनख्वाह चीफ सेक्रेटरी को क्रॉस करके पता नहीं कहाँ जाके पहुँच चुकी है। और
सॉरी आखिरी जो मैंने स्टेटमेंट दी थी कोई अच्छा, ये आपने जो बताया कि अफसर की तनख्वाह इतनी, ये मेरिट के बरक्स है। जी, मैंने जो साल पहले उसकी स्टेटमेंट चलाई थी तब उसकी तनख्वाह 5.5 लाख से जायद थी। उस पर जवाद रफीक मलिक साहब से कहते हैं यार इतनी तनख्वाह तो मेरी नहीं है, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे। दूर नयाब बहुत पीछे घूम रहे हैं। अच्छा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की 68 लाख माहाना तनख्वाह है। 68 लाख। आप कहाँ पे बैठे हैं? आप 5 लाख का रोना रो रहे हैं। उसके बाद गाड़ियाँ ऐसी खबरें ना दे, मैं सकते में चलेंगी तो शो किसने करनी। वो देखे ना, अथॉरिटीज है ना, कंपनी में और अथॉरिटीज में बंदरबान के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। अथॉरिटी में भी एक एक अफसर इनको 10-10 लाख रुपए में पड़ रहा है। मैंने तो सिर्फ अभी वो इनटेक होम जो लेके जा रहे हैं उसकी बात की है। 4-4 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार तक लीटर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, अपने घर 6-6 मुलाजिम यूज़ कर रहे हैं, सरकारी घरों के अंदर बिजली मराद दवाइयाँ लाखों रुपए की जा रही हैं जी। उसके बाद एक मज़े की बात है कि LDA में एक ऐसा अफसर भी आया जो डेपुटेशनिस्ट था। डेपुटेशन से आके उसने अपने एक फॉरेन नेशनल, जो बच्चा उसका फॉरेन नेशनल था, उसके लिए मेडिकल अलाउंस की मद में 65 लाख रुपए ले लिए, जो कि नाकाबिले वापसी हो। ठीक है, अब वापस नहीं होने। वो डेपुटेशन ख़त्म करके आगे चला गया। बेटा उसका पहले ही फॉरेन नेशनल था, जिसपे ऑलरेडी फॉरेन में जितनी भी होती हैं दवाइयाँ उनकी फ्री होती थी। अगर अमेरिका और कनाडा में से एक का फ़र्क करने फिर जाऊँगी तो बस खबर बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी। अच्छा, वो वहाँ से ले गया, वहाँ से मेडिकल अलाउंस की मद में तमाम पैसे इकट्ठे करके गायब हो गए। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि इस तरह का गदर किसी भी पेंशनर को मचाने की कोई कहीं पे गुंजाइश है? वो अपनी तनख्वाह के लिए लाइनों में लगा रहता है। बहुत सारे लोग लाइनों में फौत हो जाते हैं। मैंने फिजिकली ये वाकये कवर किए। और फिर मसाइल उनको क्या होते हैं कि कोई और उनकी रिप्लेसमेंट में बीमार है। मेरा ख्याल है कि हमें सबको जिंदगी के आखिरी हिस्सों में जाके लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन उम्र के कुछ हिस्सों में जाके लोगों की दुआएं नहीं लेनी चाहिए। और इम्पोर्टेड हुकूमत तो विफाक में बैठी है ना। अब इम्पोर्टेड हुकूमत के एजेंडों पे पंजाब हुकूमत किस एजेंडे पे अमल कर रही है? मैं तो इसलिए भी हैरान हूँ क्योंकि नीचे लिखा है कि वो आलमी बैंक की तजावीज़ पे भी गौर करेंगे। ये शराइत IMF की भी थी। IMF की और आलमी बैंकों की बड़ी शरायत थी जी कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में मुलाजिम ना रखें, आप परमानेंट मुलाजिम ना रखें, आप पेंशन के अखराजात कम करें। लेकिन आलमी बैंक और IMF ये नहीं कहती कि आप अपनी गाड़ियाँ कम करें, जो अफसरान को मुराद दी हैं उनको पेट्रोल कम करें, जो कंपनियों में अथॉरिटियों में बैठ के करोड़ों की अरबों की मुराद ले रहे हैं सालाना महाना, वो कम करें। वो ये नहीं कहता। वो सिर्फ ये कहता है जी पेंशन मार दो, किसी नए बंदे को मुलाजमत ना दो, किसी गरीब बंदे को नई नौकरी ना दो, किसी को देनी है तो पक्की नौकरी ना दो। भाई ये कौन सा आलमी बैंकों का इंसाफ है? ये कौन सा IMF का इंसाफ है? और किस एजेंडे पे जा रहे हैं? अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जैसे ज़ीरक और समझदार सियासतदान ने भी इन ब्यूरोक्रेट्स के झांसों में आना है ना, तो फिर सूबे का अल्लाह हाफिज़ है। मैं तो ये कहता हूँ। और सरासर वो इस झांसे में आ रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं है। इससे अच्छे फैसले करने वाले हैं। खुदारा उस पर इम्प्लीमेंट करें और हाथ ज़रा हौला रखें। 104 अरब का मतलब है 104 अरब का मतलब है 1 खरब 40 अरब बिल्कुल तकरीबन। ठीक है जी, वहाँ तक बात पहुँच चुकी है। तो खुदा के लिए थोड़ा सा हाथ हल्का कर लें। कोई आप इस्लामाबाद के मद्दे मुकाबिल को दारुल हुकूमत बनाना चाह रहे हैं गुजरात या गुजरांवाला में, तो मुझे बता दें भाई उस तरह हम उसको उस तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। यही होने जा रहा है। लेकिन इस खबर के मुताबिक हम तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पर बस चलता है, गरीब का गला जितना आप ढूंढ सकते हैं आप ढूंढ रहे हैं, और नवाजिशात और ये सब चीज़ें आपके अपने लिए रह गई हैं। आप CM हाउस को दोबारा से ठीक करें, गाड़ियाँ लें, आप आने जाने के लिए अपने शाहाना प्रोटोकॉल लें, वो सब चीज़ें एक जगह। लेकिन आवाम का ख्याल किसने रखना है? आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि लोग स्मोक से मरे, डेंगू से मरे। जो मसाइल आवाम के लिए रहें, आप अच्छी तरह से अपना टाइम गुजार लें और आप सिर्फ और सिर्फ CM होंगे तो फिर मुझे तो लग रहा है वाकई हम ये कहें कि गुजरात के तो पता नहीं किस चीज़ के बदले लिए जा रहे हैं लाहौरियों के साथ। ये तो समझ से बाला तर है। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर हमने डिस्कस करनी है। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अच्छी खबर जिन्ना अस्पताल से है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुखय्यर हजरात ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाकी अस्पतालों में आपको पता चलेगा जी, आप इस टाइम किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, अगर आपको कहीं मुफ्त टेस्ट, मुफ्त दवाई और लंबी कतारों के अलावा कुछ नज़र आ जाएगा तो बताइएगा। ऐसी कोई सहूलत वहाँ पर मैसर नहीं है। लेकिन गौहर एजाज साहब ये कहते हैं कि जी जिन्ना अस्पताल में मयारी सहूलियात के लिए 30 वार्ड्स अपग्रेड करेंगे। और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल गौहर एजाज की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। वो कहते हैं हमारा कोई सियासी एजेंडा
या पैसा बनाना मकसद नहीं है। 3 साल में दिल लगाकर काम किया, अब मेरा आखिरी साल है, तमाम ओटी को बेहतर करूंगा। मैंने कहा कि जहाँ कहीं आपको बेहतरी नज़र आएगी, वो चाहे फिर PIC है, वो चाहे फिर जिन्ना हॉस्पिटल है, यहाँ पर काम सिर्फ और सिर्फ इन मुखैर हजरात ने किया। दुर्रे नायाब, शुक्र है कि जी जाते जाते कोई अच्छा अगर वर्डिंग के साथ एंड कर रहा हो अपने इख्तिताम को और अपने टेन्योर को, तो ज़ाहिर बात है वो जहाँ बेशुमार दुआएं ले रहा होता है वहाँ पे आने वाले दिनों में अपने लिए बहुत कुछ गेन भी कर रहा होता है। और अगर किसी बिजनेसमैन की मुखैर हज़रात की कम्युनिटी में, जिस तरह गौहर जासूस तो हमेशा सर फहरिस्त रहे हैं, उनके साथ जुड़े मुंसलिक कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो उन पर ट्रस्ट करते हैं और उनके नाम की वजह से डोनेशन भी देते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स में जितना भी वेलफेयर के होते हैं उसमें वो खुलेआम पैसे देते हैं। जितना वो जिम्मे लगा देते हैं ना, मैंने ये चीज़ देखी है कि जितना गौहर साहब जिम्मे लगा दें अपने ग्रुप, अपने भाइयों के, अपने जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो उतना फिर पाबंद होते हैं और वो खुशी से देते हैं और शिरकत भी करते हैं। मैंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स गिनाए पहले भी, इससे पहले अगर आप PIC की बात करें, आप इस कार्डियोलॉजी के अलावा जिन्ना हॉस्पिटल में आ जाएं, इनके डायलिसिस सेंटर के प्रोजेक्ट्स में आ जाएं, उसके बाद आप ये वहाँ पे जितने वार्ड्स अपग्रेड करने जा रहे हैं, इन्होंने जो कैफेटेरिया डॉक्टर्स के लिए बना दिया जिनके लिए कभी कुछ सुना नहीं था, लोगों के लिए जो वहाँ पे बैठने के लिए जो आपके वरसा आते हैं, आपके फैमिलीज वाले सारे आते हैं, उनके लिए बैठने के लिए जितने मुसाफिर खाने उन्होंने बनाए हॉस्पिटल के अंदर, जिन्ना हॉस्पिटल को तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐसे ट्रीट किया जैसे कि उनका अपना घर होता है। सबसे पहले उनका प्रोजेक्ट डायलिसिस सेंटर का था, बड़ी कामयाबी से चला। उसके बाद वो अपग्रेड करते रहे, किडनी सेंटर बनाया, अंदर कैंटीन्स बनाई, वार्ड अपग्रेडेशन पहले कर चुके थे लोगों के मुसाफिर खानों के साथ, अब 30 वार्ड्स। ये कोई मामूली बात नहीं है आजकल के महंगाई के इस दौर में, जहाँ पे अगर आपने 5 मरले का एक छोटा सा घर बनाना है तो वो भी करोड़ रुपए में पड़ रहा है आपको उसकी कंस्ट्रक्शन। तो आप 30 वार्ड के अंदर, अगर आपको कभी अल्लाह ना करे इत्तेफाक हो जाने का, लेकिन अगर आप वार्ड में देखें तो जाके उसके अंदर कई कमरे होते हैं, उसके अंदर कम से कम 10 कमरे इस तरफ 10 कमरे इस तरफ होते हैं, 2-4 लंबी राहदारियाँ होती हैं, डॉक्टर्स के बैठने का होता है, OTs के ऑपरेशन थिएटर के होते हैं, साइड रूम्स होते हैं, स्पेशल रूम होते हैं, डॉक्टर्स के अलावा अमले के साथ जो लोग आए होते हैं उनके लिए वेटिंग एरियाज होते हैं। तो एक वार्ड बनता है, एक वार्ड, तो वो 30 वार्ड करने जा रहे हैं। तो आप अंदाजा करें कि कितने पैसे होंगे। हालत में जो लोग बेचारे बेयारो मददगार आते हैं, पता नहीं कितनी और अपना टेन्योर मुकम्मल करते हुए आगे ऐलान करते हुए जा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जी अब मैं जा रहा हूँ और मेरे चूंकि ये थे और अब वो आगे चले गए, अब जो होता है वो। लेकिन मैं दुआ गूँ कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो पीछे जो संभालने वाले लोग हैं वो भी उस मामले को अच्छी तरह लेके चल सके। शायद से देखें, ये तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर की जिम्मेदारी है ना कि एक आपका हॉस्पिटल है जहाँ पे रोज़ाना गरीब और मतवसत तबका ने आना है अपने इलाज मुआवजे के घर से, और एक बंदा अगर उसको एक आप कहें कि बेहतर सहूलियात देने के लिए या उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अगर बाकी अस्पतालों से, सरकारी अस्पतालों से हम कंपैरिजन करें तो बहुत बेहतर। अब बात हो रही है कि वार्ड्स को अपग्रेड किया जाएगा, उसमें उन्होंने देखा कि तमाम ऑपरेशन थिएटर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। हमारे यहाँ क्या है कि हमेशा जो आम फैमिली आती है उनको यही इशू होता है कि ऑपरेशन थिएटर में वो जाएंगे, वहाँ के हालात उस तरह नहीं है कि उनको हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक रखा जाए। वहाँ पे डॉक्टर्स को जो मेडिसिन हैं वो आपको फ्री हैं, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको सामने मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज पे भेजा जाता है कि वहाँ से लेकर आएँ। तो अगर ऑपरेशन थिएटर्स को भी अपग्रेड किया जाता है, जिस तरह दुर्रे ने आप खुद जिक्र कर रहे थे कि कार्डियोलॉजी में अपने फ्रेंड्स ऑफ PIC ने जो काम किया है वो आप एंटर हों तो पता चलता है कि कुछ है। और इसी तरह मेरे ख्याल में तवक्को यही है कि जिस तरह उन्होंने खुद अनाउंस भी किया है गौहर एजाज साहब ने कि जिन्ना हॉस्पिटल के जो वार्ड्स हैं अगर उनको अपग्रेड कर दिया जाता है तो आने वाले कल में जिन्ना हॉस्पिटल भी उसी तरह हो जाएगा जिस तरह आज PIC में है और लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट होगा। दुआएं तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर उस पर अखराजात हो गए, मुखैर हज़रात ने पैसे लगा दिए हैं, तो सबसे पहले होती है उसकी मेंटेनेंस। अगर आप उसको उसी तरह लेकर चलेंगे फिर उसका फायदा है। अच्छा काम करके जा रहे हैं तो उसको फिर उस हालत में बरकरार रखना, तो ये फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि आपको एक बंदा करके दे रहा है, मुखैर हज़रात एक चीज़ें सबसे अच्छे तरीके से बना के दे रहा है, आप उसको कम से कम मेंटेन तो रखें। और ये मेंटेन रखेंगे तो आपको जो गरीब वहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको उस तरह बेहतर तरीके से इलाज मुआवजे की सहूलतें मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ माजरत के साथ अलमिया ये है कि जैसे ही कोई वहाँ से निकलता है तो उसके बाद वही पुराने डिगर पे सब चीज़ें चल जाती हैं और उसका नुकसान अल्टीमेटली होता है। अच्छा, मुझे एक सवाल दुर्रे नायाब आपसे ये करना है, क्या हम हमेशा से मरहून मिन्नत रहेंगे, अल्लाह ताला मज़ीद इनको तौफीक दे के अच्छे काम करें, इन्हीं लोगों के
सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी पॉलिटिकल माइलेज को गेन करना। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऐसे फैसले आवाम पे थोपना जिससे उनके ख़जाने बढ़ें, उसके बाद उनके अपने अखराजात, उनके अपने लेविश, अपनी ख्वाहिशात, अपने इजला, अपने हल्के वो अपग्रेड हों। सरकार की हमेशा ख्वाहिश होती है कि गरीब तबके को ज़्यादा से ज़्यादा दबाएँ और जो एक प्रिविलेज तबका है ना उसके लिए कुछ सहूलियात पैदा करते हैं। तो ये पॉलिसी जो है एक्चुअली ये पॉलिसी नाकाबिल कबूल होनी चाहिए किसी भी सिस्टम में। लेकिन चूँकि उस प्रिविलेज तबके में हमारे वो बाबू भी आते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे वो अशराफिया भी आते हैं जिनको आज तक सारी सियासतदान अशराफिया कहते हैं। हाँ। लेकिन वो ये नहीं कहते कि अशराफिया आना है, शाहिद सिपरा साहब है, दुर्रा यासिर, क्योंकि कौन अशराफिया हाँ, है? कौन है? क्या वो सुलेमानी टोपी पहन के गायब है इस माशरे में? तो जिम्मेदारी फिर अल्टीमेट आपके उन्हीं रिस्पॉन्सिबल लोगों पे आ जाती है जो शायद इस दर्द से गुजरते हैं। हो सकता है ऐसे मुखैर हजरात के अपने वालिदैन, अपने बहन भाई इस कर्ब से गुजरे हों, किसी दर्द से गुजरे हो, उन्होंने लोगों के दर्दों को महसूस किया हो और उसके बाद चला हो। गुजरते सियासतदान भी है लेकिन ये इतने बेहिस और संगदिल हो चुके होते हैं कि इनको फिर कुछ नज़र नहीं आता। अगर फिर मैं बात को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो पिछले होने वाले सियासी वाक़यात में आपको संगदिली की एक लंबी दास्तान नज़र आएगी और एक लिस्ट भरी पड़ी है, उस पर बात तो करना मेरा ख्याल मुनासिब इस टाइम नहीं है। बात यह है कि अगर कोई पॉलिटिशियन इस चीज़ को समझे कि हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे एक से नहीं है, वो टैक्स चोर नहीं है, वो टैक्स चोर के अलावा वो हुकूमत के साथ हाथ बटाने वाले भी हैं, वो अपने करोड़ों रुपए को अरबों रुपए का अगर मुनाफा कमाते हैं तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आप लोगों का काम, आप लोगों के कंधे से कंधा मिला के गरीबों के हक में करने का भी करते हैं। आप हर जगह कहते हैं जी कि बिजनेसमैन बड़ा फ़ायदा उठा रहा है, हर जगह उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी मराहत में कमी, उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ है। सिपरे को तो पता है कि कितना तरले ले ले के वो गैस अपना रिलीज़ कराते हैं, तरले ले ले के वो अपने बिजली के यूनिट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करवाते हैं, बिजली की तरसील को मुमकिन बनवाते हैं। तो अगर आप यही करेंगे और उनकी सनतें बंद रखने की तरफ चलेंगे तो कितनी देर वो कंधा बिठाएंगे, आपका चलाएंगे। तो आपको ये चीज़ एक तो ना सिर्फ एक्नॉलेज करनी चाहिए बल्कि आपको, मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग जो हैं वो आपके हकीकी मानों में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के भी हकदार होते हैं। बिल्कुल आपने आप ऐसे ऐसे लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे देते हैं कि जिनको हमें खुद हैरानी हो रही होती है कि यार इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, और लोगों को बताना पड़ता है बतौर साफी हमें कि एक्चुअली इन्होंने ये किया था तो इसके बदले में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। लेकिन जी हम खबर को वाइंड अप करेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसे कि शाहिद सिपरा साहब ने भी बात कही कि अगर ये मुखैर हजरात इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, गौहर एजाज साहब ने कहा कि वो जाते जाते ये काम करेंगे ताकि जो मरीज़ यहाँ पर आए उनको फ़ायदा हो सके, तो फिर इंतज़ामिया से भी, हस्पताल इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट है कि इन हालात को अच्छी तरह मेनटेन रखें ताकि ज़्यादा देर तक मरीज़ इससे फ़ायदा उठा सके। वैसे तो हमें हालात किसी भी हॉस्पिटल के अच्छे नज़र नहीं आ रहे, तो जहाँ कहीं कुछ अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको सही हालत में बरकरार रख लें, यही काफ़ी हो जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, खबर अब क्या है जी, 5 मरला मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स छूट खत्म कर दी गई है, 15 साला बकाया जात की वसूली होगी। ये मुमकिन कैसे होगा शाहिद सिपरा साहब? ये मुमकिन होगा, कैसे मुमकिन नहीं होगा? हमेशा पैसे देने वाली बात सुनी है, ये कैसे वसूली कैसे होती तो है? हमने 104 अरब कैसे गुजरात को देने हैं? आपने कागजों में तो नहीं देखे? देखें, एक मनसूबा जिसको आपने 15 साल पहले ख़त्म किया, उसको पाबंदी लगाई कि 5 मरला के जितने घर हैं जो कि लाखों की तादाद में बनते हैं, उन लोगों से आपने टैक्स वसूल नहीं करना। और अचानक से आप उसमें कहें चलें आप नई पॉलिसी ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर दें, बकाया जात किस मद में आप? मेरे भी ज़हन में ये पॉइंट था कि यार बकाया जात तो ना वसूल करें ना। एक जब छूट होगी, ख़त्म हो गया, लोग रिलैक्स हो गए, और मैं कहता हूँ कि कम से कम आवाम को सांस तो लेने दें, किसी साइड पे तो छोड़ दें। बिजली का बिल, गैस, पानी, बाकी आपके बेसिक यूटिलिटीज हैं, बिजली के बिल कम आना शुरू होंगे तो यहाँ से ये अब देखें ना, मुझे बताएं कि वो कितने अरब, 3 अरब रुपया जो है ना वो 8 अरब रुपए के बकाया जात जो है वो वसूल किए जाएंगे। मुझे बताएं कि ये 11 अरब रुपया आपने वसूल करना है, ये हम लोगों से वसूल करना है ना? बड़ा आसान तरीका होगा, नोटिस आएंगे। नहीं तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप किसी यूटिलिटी बिल में एक छोटा सा बॉक्स बनाएं और उसमें इसको ऐड कर दें, और वो आप बिल में ऐड करके भेजें। अगर नहीं जमा होगा तो बिजली काट दें, नहीं जमा होगा तो पानी काट दें, नहीं जमा होगा तो गैस का कनेक्शन काट दें। ये आसान तरीका तो होता है हुकूमत के पास ये। अगर उसके बाद ये टैक्सीज के नोटिस आपके रोज़ाना के, ये अच्छा मेरे घर में भी आया था, क्योंकि मैं तो रेंट पे हूँ, लेकिन वहाँ पे आया था, वो 22,000 कुछ रुपया था, वो उन्होंने लिखा हुआ था कि आपने ये टैक्स देना है, वो तो मालकान देंगे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर किसी हुकूमत ने यह सहूलत दे रखी थी
इसमें अगर 15 साल की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सहूलत दी, बिल्कुल, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज ने भी दी, उसके बाद जब नया पाकिस्तान बना उसमें भी कुछ हुई, और जब गुजरात सूबे की सूरत अख्तियार कर गया तो ये फिर दोबारा इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। यही हुआ ना, कर गया। यही मामला बात की थी तो वबा की सूरत गुजरात बिल्कुल सही कहा, हम पे तो वबा ही बन के गिरी। सही बात है। तो बात ये है कि आप एरियर छोड़ दें, एरियर ना लें आप। वो पुराने 15 साल से पे जा रहे हैं कि उस अच्छा चले, अगर लेना था तो उस वक्त गवर्नमेंट को नहीं पता था कि हमने इनसे टैक्स लेना है। बिल्कुल, सहूलत दी थी तो किसी वजह से दी थी। और 15 साल से किसी को होश ही नहीं है। होश नहीं, जब उन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, आने वाली हर हुकूमत ने उस पर तरफ नहीं देखा। हुकूमतें चलती हैं टैक्सेस पे, आप और हम लोगों से पैसे लेके। अगर हुकूमत को इस टैक्स की जरूरत नहीं थी तो नहीं थी। इस गवर्नमेंट को क्यों जरूरत है? बढ़िया, जिसका पता नहीं कब तक उसने रहना है, ये भी नहीं पता। छूट का पर्पस था एक छूट का पर्पस ये था कि 5 मरले वाला उस वक्त बड़ा कम आमदन में शुमार होता था, आज भी होता है। और रिटायर्ड लोगों के खास तौर पे उन्होंने कहा था कि जो रिटायर्ड है उनकी 5 मरले की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको, चूंकि वो रिटायर्ड है, पेंशनर है, उसको टैक्स की छूट दी। यहाँ से इस मंसूबे का आगाज़ हुआ था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। उसके बाद उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था कि 5 मरले वाले लोग तो बेचारे बिल्कुल ही इस्तेताद नहीं रखते। अब अगर इसकी दूसरी तरफ आ जाए, आपके अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ इलीगल यूज़ हो रही हैं एज कमर्शियल लाहौर में। LD ने एक सर्वे कराया 7 रोड का, सिर्फ 7 रोड्स का। 7 रोड में के अंदर तकरीबन 2-2.5 हज़ार प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल इलीगल यूज़ हो रही थी, जिसको 2013 में बैन किया गया था कमर्शियल यूजेस के लिए। जब वो बैन हो गया तो वो प्रॉपर्टी वहाँ पे कमर्शियल तेजी के साथ पैसे लेके इन्होंने बनवानी शुरू कर दी। रिश्वत की मद में वहाँ पे इमारतें खड़ी हो गई। अब अगर 7 रोड से सिर्फ कलेक्शन करें तो 3 अरब रुपया तो उनसे इकट्ठा हो जाता है। 3 अरब रुपया लाहौर की सिर्फ 7 सड़कों से अगर वो कलेक्शन करने पे आ जाए मेरिट पे। लेकिन वहाँ तो होगा नहीं ना, वो तो शराफियाँ हैं इनकी ज़ुबान में, वो बड़े लोग हैं, उनकी अप्रोचेज़ हैं, उनके बड़े आगे हाथ पड़ते हैं। लेकिन अगर हाथ नहीं पड़ते तो 5 मरले पे रहने वाले बकौल इनके 5 मरले की, पता नहीं अब हुकूमत ये डिक्लेयर ना कर दे, मुझे तो खौफ आना शुरू हो गया क्योंकि 5 मरले की प्रॉपर्टी भी लग्जरी हाउस की मद में आ रहा है जी। अब अगर ये डिक्लेयर कर दे, मुझे बताए तो आप क्या कर लेंगे? बात वही है कि आपको बिजली के बिलों में पैसे आ जाएंगे, सुई गैस के बिलों में पैसे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आ जाएगा। लेकिन नहीं डिक्लेयर होना तो यहाँ पे कोई शराफिया के लिए कानून डिक्लेयर नहीं होना, आपके लिए कोई तब्दीली नहीं है, आपके लिए अब क्या 5 मरले वाले जिनके मकान है वो लोग तैयार हो जाएं? अब ये उनको भुगतना पड़ेगा। ये देखिए, नहीं भुगतने के लिए तैयार हो गए तो सिप्रे ने फार्मूला गवर्नमेंट को दे दिया है कि जी आप बिजली के बिलों में ठोकें और आप जो है ना लोगों को तैयारी का मौका ही ना दे। और कोई पता नहीं, ये इसकी इंफॉर्मेशन भी, उसकी खबर भी हो कि अगला बिल जो है सिप्रा साहब ये तो आपने तजवीज़ दी थी, कैसे हो गया? ये ऐन मुमकिन है क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाला होता है कि किस तरह से जेबों से आवाम की पैसे निकालने हैं। फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ ही रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। LNG टैरिफ जबरदस्ती लागू, गैस का कमर्शियल बिल जो है वो 1320 से बढ़कर 3000 हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, बिल जितना मर्जी हो गैस आएगी भी या नहीं? सो अगर गैस ही नहीं आएगी तो फिर जितना मर्जी आप बिल बढ़ाते रहें, लोगों को बिल कैसे आ जाएंगे? शायद से देखिए, बेसिकली जो आपने बात की गैस आएगी या नहीं आएगी, ये उसी का सद्देबाब करने के लिए कोशिश की गई है कि कमर्शियल सार्फिन को एक धमकी लगाई जाए कि आपको LNG के महंगे दामों टैरिफ की बुनियाद पर आपकी बिलिंग की जाएगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते SNGPL के साथ, आपके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। और 31 अक्टूबर आखिरी डेट थी, यकम से डिसकनेक्शन होनी थी जो कि नहीं हुई। अब बात रही कि जब टैरिफ चेंज होना है तो कानून ये है कि ओगरा को समरी जाएगी, ओगरा उसकी अप्रूवल देगी कि आप कमर्शियल जो सार्फिन है इनसे पहले सिस्टम गैस पे अगर आप 1320 रुपये फ़ी MMBTU के हिसाब से बिलिंग कर रहे हैं तो LNG पे जाएंगे तो 3300 रुपये फ़ी यूनिट में, आसान अल्फाज में कह देता हूँ, उस पर चले जाएंगे। तो ये हमें उसकी ओगरा उसकी अप्रूवल देगी तो इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ क्या हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को, उन्होंने नोटिस सर्व कर दिए और साथ में उस नोटिस में धमकी लगा दी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, भाई वो किस बुनियाद पे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, किस ओगरा की कौन सा डिसीजन है, कौन सा टैरिफ है जिस पर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और वो जाएं। अब क्या हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आगे सुई नॉर्दर्न से मुलाकात की है, कॉन्ट्रैक्ट की है। बेसिकली वो यही था कि कमर्शियल में रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, होटल्स को गैस जानी, छोटी दुकानें जो हैं, बहुत सारी कमर्शियल इंडस्ट्री है वो। मैं एक पहलू पकड़ लेता हूँ, मैं सिर्फ रेस्टोरेंट पकड़ लेता हूँ। मुझे बताएं कि जो 1300 वाली गैस है 3300 में लेगा
तो वो आपको सालन कितना रुपया महंगा करेगा, ऐसे ही है, फिर उन्होंने तो कहीं ना वो कहीं आपकी कढ़ाई गोश्त कितने महंगी करेगा, ऐसे ही है। बिल्कुल सही यही कहा आपने, होगा। बिल्कुल सही। फिर उसका इफेक्ट किस पे आएगा, हम और आप लोगों पे आएगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये अगर फैसला गवर्नमेंट ने करना भी था तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। विफाकी हुकूमत अगर चाह रही थी कि हमने कमर्शियल को मुंतकिल करना, अच्छा कमर्शियल में भी कुछ है कि 2017 के बाद जितने कनेक्शन है वो LNG पे हैं, 2017 से पहले जो कनेक्शन हैं वो सिस्टम गैस पे हैं, वो सस्ती गैस पे हैं। तो आप जो सस्ती गैस पे चल रहे हैं इनको भी मुस्तकिल बुनियादों पे LNG पे लेके जाएं। अगर कोई चलना चाहता है चलाए, नहीं चलना चाहता ना चलाए। यहाँ के अचानक से आप आए कि विंटर आ रहा है, गैस नहीं है और हम ये टैरिफ तब्दील कर रहे हैं और ये गैर कानूनी इकदाम है। SNGPL ये नहीं कर सकती जो करना जा रही है। और देखिएगा कि ये डिस्कनेक्शंस भी नहीं हुए, बहुत सारे कंज्यूमर अदालतों का रुख करेंगे, बहुत सारे कंज्यूमर जो हैं वो आला सतह पर रजू भी कर रहे हैं कि हम लोग ये महंगा टैरिफ अगर ओगरा के अप्रूवल के बगैर हमारे लोगों पे इम्प्लीमेंट किया गया तो हम नहीं देंगे। इसलिए गैस कोई नहीं आनी, आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। आपका नवंबर तो कुछ ना कुछ पिछले 1 महीने से लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर दिया आपकी है। गवर्नमेंट ने भी और तैयार किया, अब लोगों को ज़हनी मरीज बनाने जा रहे सही कह हैं। रहे अब इस तरह के फैसले जो आपकी बीट वाले हैं ना, सारे लेस्को हो गई और ये सुई गैस होगी, अब लोग ज़हनी मरीज बनने की तरफ जा रहे हैं। Exactly, तो आपने सही। बात सिपरे ने बड़ा अच्छी तरीके से सारी बात तमहीद मान ली, लेकिन बात यह कि अगर अना हम लोगों को हकीकत नहीं बताएंगे, अगर लोगों को बिफोर टाइम हम तैयार नहीं करेंगे कि ये विफाक और सूबे की टसल के अंदर कौन से गैर कानूनी फैसले होने जा रहे हैं, तो खुल के बात की है। और इस टसल के अंदर जो नुकसान है डेफिनेटली वो कमर्शियल कंज्यूमर का भी है और वो दबाव सारा सार्फिन पे भी है। यही रोटी भी वो 40 रुपए करके बेचेगा, यही नान वो 100 रुपए करके बेचेगा। है ना कि वो हर चीज का रेट बढ़ा दे। अब रेट बढ़ेगा तो सबसे पहले जो है ना आपका घर में वही होगा, जिस तरह आप घर जाके रात को ऑर्डर करती हैं कि आज रोटी नहीं पकनी, तो घर वाले जाते हैं बात तंदूर से बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन रोटी लेके आ जाते हैं, कुछ गेस्ट आ जाता है, फिर समझ नहीं लगती। आप तो खुद किसी भी तरह से गुजारा कर लेते हैं। खैर ना कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती, उनके घर भी नहीं आ रही होती। आप लोगों को सब कुछ समझ आ गई है, बात बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर आते हैं शो में। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं इशू 100 बीमारियों की और 100 लड़ाई झगड़ों का आजकल एक ही चल रहा है, अदम बर्दाश्त। किसी में बर्दाश्त नहीं है। हर दूसरा बंदा कहता है मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। हमारे रिलेशनशिप इस वजह से तबाह होते चले जा रहे हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स वाला टाइम देखें तो फैमिली गेट टुगेदर होते थे, सब लोग मिलके रहते थे, कंबाइंड फैमिली का एक सिस्टम चलता था, सब लोग इकट्ठे रहते थे। सो अब ये एक अदम बर्दाश्त ही है, किसी को बर्दाश्त ना करना ही है कि आप अपने ही बहन भाइयों से, अपनी ही फैमिली से भी दूर होते चले जा रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, रिलेशनशिप आपके किस तरह से ख़राब हो रहे, रीज़न क्या होती है जी। सबसे बड़ी बात होती है कि जी शादी के बंधन में बंध जाना, उसके बाद एक पूरी ज़िंदगी गुजारना। यहाँ से शादी होती है, वहाँ से आपको पता चलता है जी शादी ख़त्म हो गई। सो इसकी रीज़न क्या हो सकती हैं? हमेशा हमारी एक सोसाइटी का अलमिया बन चुका है कि लोग कहते हैं कि जी लड़की को ही बर्दाश्त करना है, मिलजुल के अगर ज़िंदगी गुजारी जाए तो अच्छी चल जाती है। दूसरी तरफ मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि लड़की को बर्दाश्त नहीं करना, वाकई करना है, घर बनाना है, लेकिन आपके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप ख़त्म होने की वजूहात होती क्या हैं, किस तरह से, क्या वाकई हम ज़हनी बीमार होते चले जा रहे हैं, वाकई या कोई ये ज़हनी मसला बनता चला जा रहा है। सो हमने अपने आप को ठीक किस तरह से रखना है, इन हालात के साथ मैनेज किस तरह से करना है, अपनी बच्चियों की तरबियत किस तरह से करनी है। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, साइमा खान साहिबा है, माहिर नफ्सियात हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आना, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हर दूसरा बंदा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, हर दूसरे बंदे को ये लगता है कि मैं ठीक हूँ, हर दूसरा बंदा अपने रिलेशनशिप तबाह करता चला जा रहा है सिर्फ इसी लड़ाई की वजह से। आपको बेसिक मसला नज़र क्या आता है? मसला जो है ना बेसिक है ना, वो ये है कि हमारे माशरे ने बहुत साल औरतों को एक नैरेटिव दिया, एक सोच दी है। हम सब की एक सोच है, तुमने बर्दाश्त करना है, तुमने घर बसाना है, तुमने टॉलरेट करना है, हर अच्छा बुरा जो भी है बस एक चक्की में तुम्हें डाल दिया है, अब इससे रहो, किस्मत अच्छी हुई तो योर हस्बैंड विल टेक केयर ऑफ़ यू, और अगर नहीं हुई तो यू हैव टू टॉलरेट। तो वो जो नैरेटिव था ना, वो बहुत पुराना नैरेटिव है। अब डिवोर्सेस क्यों हो रही हैं, अब झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब औरतें हो गई हैं एजुकेटेड। फॉर्चुनेटली
और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ठीक था। अब जब तालीम आ जाती है वो एक बहुत बड़ा वेपन है। ये कहना कि जी उस तालीम को हम अच्छी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बुरी तरह से भी, लेकिन शऊर आ जाता है ना, तो एक वो हमारी सोसाइटी में मैं नोटिस कर रही थी कि पिछली जनरेशन में एक साइकिल है। वो साइकिल ये है कि बाप और माँ का एक रिलेशनशिप आप देखते हैं। बाप इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, ही कैन टॉक टू योर मदर नेगेटिवली, पुअरली, स्नब कर दिया, कुछ भी बोल दिया। आपका बेटा है, आपकी बेटी है, वो सब देख रहे हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल में उसकी शादी होती है उस लड़के की, उसके लिए तो नॉर्मल है ये। बिल्कुल सही कहा। अगर उसके लिए नॉर्मल है, वो शादी करके आपके साथ आता है, आप एक एम्पावर्ड घराने से हैं, खुदा ना करे मेरे से अगर किसी ऐसे इंसान की शादी हो जाए तो 2 दिन में छूट जाए, क्योंकि मैं एक एम्पावर्ड घराने से आ रही हूँ। वो भी सही है, मैं भी सही हूँ। मेरी आवाज़ को इज्जत दी गई है मेरे घर में, उसके घर में आवाज़ को इज्जत नहीं दी गई। उसके घर में इज्जत, उसके घर में आवाज़ को बदतमीज़ी का नाम दिया कि ये तुम बदतमीज़ औरत है, डिसरिस्पेक्टफुल है, अग्रेसिव है। द मिनट यू स्टैंड अप और से कि आप मेरे से बदतमीज़ी नहीं कर सकते, आप मेरे से तमीज़ से बात करें, मैं आपके जूते भी उठाऊंगी, आप मेरे से इज्जत से बात करें। लेकिन द मिनट यू से आप मुझसे बेइज्जती से बात ना करें, आप बदतमीज़ औरत हैं। इस माशरे में बर्दाश्त नहीं है इस औरत में, बदज़बान है, इंडिपेंडेंट है, एम्पावर्ड है, फेमिनिस्ट है। ये टैक्टिक्स हैं औरतों के मुंह बंद कराने के लिए। और आप खुद सोचते हो, am I a disrespectful woman? I shouldn't talk like this. तो ये एक टैक्टिक है जो साइकिल चल रहा है। और इस साइकिल को द रीज़न वाई देयर मोर डिवोर्सेस, क्योंकि औरतें एजुकेटेड हैं और उनको ये शऊर है कि मैं आपसे इज्जत कर रही हूँ, मैं आपसे प्यार कर रही हूँ, मैं आपका घर चला रही हूँ, मैं आपके बच्चे पैदा कर रही हूँ। आई एम आस्किंग फॉर रिस्पेक्ट। बहुत बड़ी कोई आस तो नहीं, आप मुझे इज्जत दें। आपके माँ बाप अगर मुझे बुरी तरह ट्रीट करते हैं तो आप थोड़ी सी मुझे अकेले में ही बोल दें यार आई एम सॉरी। वो ये नहीं कहेगी आप जाके माँ बाप के खिलाफ महाज खड़ा करें, दैट्स रॉन्ग जो औरतें करती हैं। आई विल से इट वेरी आउट। बिल्कुल, वो आपने लड़ाई नहीं डालनी। लेकिन अगर आपका मियाँ शफकत से आपके सर पे हाथ रखे कि यार सॉरी तू बर्दाश्त कर ले, औरत 100 जूते बर्दाश्त करती। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं वो सही है और वो जो कह रहे हैं तुम सुनो, तुम बदतमीजी कर रही हो, शी हैज़ नो रीज़न टू टॉलरेट इट। एग्री। फिर वो कहती है जी आई वांट टू ब्रेक द साइकिल। तो हमारे जो इस वक्त चल रही है थेरेपी में, साइकोलॉजी में, वी कॉल दीज विमेन साइकिल ब्रेकर्स। ओके। कि वो जो जनरेशन्स का एक साइकिल चल रहा है वो तोड़ती है। अब वो क्यों तोड़ती है? वो कहती है मेरे घर में फ़र्ज़ करें 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, आई वुड नेवर वांट देम टू बी लाइक द लास्ट जनरेशन। वो मेरे बस्ते भी उठाते हैं, वो मेरे बर्तन भी धोते हैं, वो मेरे काम भी करते हैं, वो ग्रोसरी भी करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम टू टर्न आउट लाइक एवरेज पाकिस्तानी मैन, जिनको अगर किचन में जाते तो कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है। नहीं है काम तुम्हारा, मेरा काम है। और मैं एम्पावर्ड फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मेरी बहुत कंजर्वेटिव सोच है, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में अब फेमिनिज्म कहीं और निकल चुका है कि अपने बर्तन खुद दो और अपने क्या वो है अपना खाना खुद गर्म करो। नो नो, दैट्स नॉट करेक्ट। I would love to cook for my husband. I would love to clean up his space. I would love to help him. मैं एक ज़माने में अपने मियाँ के जूते उतारती थी, उसको बहुत बुरा लगता था, मुझे आदत थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। He used to be like no. प्यार से आप कुछ भी करो, वो फेमिनिज्म नहीं है कि अपना खाना खुद गर्म करो। That's BS and that's the reason why हमने इतनी गैप आ गया हमारे बीच में कि वो अपना एंटाइटल्ड हो गई है और वो उसको कह रहा है, और जो गैप है वो हम फिक्स नहीं कर सक रहे। अच्छा, कंपैरिजन, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अच्छा आप अगर मर्द का कंपैरिजन करेंगे तो ये तो आपको जी इजाज़त ही नहीं है। कंपैरिजन एज इन व्हाट? हस्बैंड वाइफ में ना अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, हस्बैंड शुड बी अपर स्पीस। ओके, सो आपका कंपैरिजन तो किसी सूरत बनता ही नहीं है। वी आर सुपीरियर। किस फाइट में लगे हुए हैं? We are superior than men in so many shapes and forms. The only place where they're superior to us is physical strength, and you can't dispute that. और उनके ऊपर in men's defense उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मुझे तो अगर तुम honestly पूछो है ना, I have sympathies for men sometimes, because ना वो माँ बाप को खुश कर सकते हैं जिंदगी में, ना वो बीवी को खुश कर सकते हैं। वो एक ऐसा शख्स है जो बेचारा 24/7 वो बीवी की साइड ले तो माँ बाप जूते मारते हैं, माँ बाप की साइड ले तो बीवी को जूते पड़ते हैं, राइट? सो इट्स लाइक दे आर नेवर, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन। हम घर छोड़ के आते हैं, हम अपनी शहजादियों वाली जिंदगियां छोड़ के आते हैं, हम 500 लोगों के बीच में एडजस्ट होते हैं, हम इमोशनली टॉलरेट करते हैं।
We carry the burden of pregnancy. We deliver your children. We raise your children. If somebody would give me an option to go just earn and stay in my own space, मैं अपने घर की शहजादी हूँ, मैं कमाती हूँ, बाकी सब काम तुम करो, देखो कौन जीतता है। हाँ, कंपैरिजन नहीं है कोई। बिल्कुल, आप फार सुपीरियर। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, हमने इस रेशो को कम करना है, कुछ लोगों को गाइडलाइन देनी है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के। पार्ट ऑफ ऑल दिस हम नहीं कह रहे कि औरत को सुपीरियर होना है, मर्द को होना है, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। देखिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला सवाल जो ये है वो आपको ये पूछना है, जो मैं औरतों को हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ 3 तरीके हैं किसी भी शादी में रहने के, एक्चुअली किसी भी रिश्ते में रहने के, चाहे कोई भी रिश्ता हो। ब्लेस यू। देयर ओनली 3 ways टू बी इन एनी रिलेशनशिप। एक तरीका तो ये है कि आपकी शादी होती है और आपकी बिल्कुल नहीं बन रही, हर तरफ से फायरवर्क्स हैं, पर्सनालिटी के डिफरेंसेस हैं, तो उसमें एक तरीका ये आप सेपरेट हो जाएं, आप डिवोर्स ले लें, वो एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप एक दूसरे में, जैसे मैं और आप हैं, अगर नो मैटर हम कितनी अरसा साथ गुजारें, दे विल बी डिफरेंसेस। आप अपनी तरह से करोगे, मैं अपनी तरह से। अब उसमें फॉर्मूला ये है कि मेरा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, जिसे आप कहते हैं सब्र का पैमाना, वो कहाँ तक है, मैं कितना जाके लबरेज होगा वो, राइट। तो आई हैव टू एक्सेप्ट यू कि ऐना में ये 500 स्ट्रेंथ्स हैं और ऐना में ये 5 बुराइयाँ हैं। कैन आई ओवरलुक दोज 5 थिंग्स एंड मेक दिस वर्क, एंड आई एक्सेप्ट ऐना जस्ट द वे शी इज। वो शादी चलेगी, माई हस्बैंड विल डू द सेम। बट जो तीसरी ऑप्शन है, जो 99% लोग ऑप्ट करते हैं, कैन यू गेस व्हाट दैट इज? आपने शादी में भी रहना है, आपने सेपरेट भी नहीं होना, आपने तलाक़ें भी नहीं लेनी, आपने घर भी नहीं छोड़ना, आपने एक दूसरे से खुश भी नहीं होना, राइट। एंड देन यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, और आप सारा वक्त कुड़कुड़ करते रहते हैं। तो आपने मैरिड रहना है एंड यू स्टे मिजरेबल एंड मोस्ट पीपल चूज दैट। अब ये चीज़ें लोगों को ना दिमागी मरीज बनाती चली जा रही हैं और मामलात सही होने के लोग ख़राब होते चले जा रहे हैं। सो मुझे देखने वालों के लिए गाइडलाइन चाहिए कि आपने रिलैक्स कैसे रहना है, आपने ये मिजरेबल माहौल, ये सख्ती, इसमें किस तरह लेके चलना। एक चीज़ तो ये है कि जब आपका खाविंद घर आए शाम को थका हुआ, तो प्लीज़ लुक प्रेजेंटेबल, light up some candles in your house, even if you have small children, put them in a space, eaten, taken care of. आपका घर एक ऐसी सेंचुरी होनी चाहिए कि आपका जो पार्टनर है would wanna come to home, and the minute he shows up, please don't fight. मेरी सास ने ये कह दिया, तुम्हारी बहन ने ये कह दिया, please don't do that. Give him that space. वो सारे दिन चक्की पीस के आए, आप भी पिस रहे हो, that's a different story. Right? वो सारा दिन चक्की पीस के आए. The last thing he needs is you bombarding him with complaints. So don't complain. You find a nice spot when he's happy, he's eaten, he's relaxed, he's watching a TV, and then you bring it up with a message that says, I feel that today what happened was not nice. आज जिस तरह से आपकी वालदा ने बात की मुझे अच्छा नहीं लगा. आप तो कुछ नहीं कर सकते, बट मैंने कहा आपसे जी हल्का कर लूँ. That's one way of saying. The other way of saying, he enters the house और कहते फिर तुम्हारी माँ ने वो हमेशा मेरे साथ ऐसे करे, right? So that is a formula for disaster. The other thing I would encourage women is to please go out, talk to your friends, talk to a therapist, exercise. जितना pent up anger इस वक्त ख़वातीन में है पाकिस्तान में, उनको अगर जिम में भेज दिया जाए तो अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ऑटोमेटिकली, थेरेपी नहीं कर सकते, यू एक्सरसाइज. ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है, बाहर जाना है. इससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी होती है बल्कि आप बहुत अच्छा फील करते हैं, मेंटली भी रिलैक्स फील करते हैं. आई एम सॉरी मेरे पास वक्त कम है, मुझे आपसे इजाज़त चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. एक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा. ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे. आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला है जी. हर इंसान कहता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं बेहतर इंसान हूँ. अगर हर कोई अच्छा है तो फिर बुरा कौन है? जानना ये, अपने आप को तो बुरा कोई नहीं कहता. मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं बुरी हूँ. हाँ, अपनी बुरी आदतों का हर किसी को इदराक ज़रूर होता है, पता होता है कि मेरे अंदर बुरी चीज़ क्या है. अब वो आप माने या ना माने या उस पर पर्दा डालें, और सब में बैठकर आप जितना मर्जी कह लें कि आप अच्छे इंसान हैं. बेहतर इंसान, अच्छा इंसान वो है,
कम से कम मैं समझती हूँ जिसकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँच रहा हो। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलकर आपको एक अच्छा इंसान बना देती हैं, लेकिन अगर हर कोई अच्छा है तो फिर बुरा कौन है। सो आज कुछ एक कोशिश हम छोटी सी ऐसी करेंगे कि आप अपने अंदर छुपी उन कोताहियों को देखें और अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। ऑल्दो आप जितना मर्जी चर्चा कर लें कि आप अच्छे इंसान हैं। हमारे साथ मारूफ उस्ताद मौजूद हैं जी। कासिम अली शाह साहब अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बड़ी नवाजिश और ये बड़ा अहम मौजू है। मैं इस मौजू को एक हदीस के अल्फाज से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इस कायनात में सबसे बेहतरीन बात जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आपने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है, और वो जो अरबी में वर्ड है वो नफ़ा है, नफ़ा है, नफ़ा बख्श होना है। अच्छा, नफ़ा का मतलब ये है प्रॉफिट, जो किसी ने किया उससे ज़्यादा आपने किया। यानी किसी ने, मैं समझाने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ कि 100 रुपया खर्चा, उसके बदले में उसे 100 की चीज़ चाहिए थी। नफ़ा का मतलब है कि 100 से ऊपर कुछ आ गया, यानी आपने किसी के 100 के खर्चने पे 110 लगा दिया। रिटर्न में उसको जो रिटर्न मिला वो उसकी उम्मीद, उसकी औकात, उसकी हैसियत और उसकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो गया। वो क्या है? नफ़ा बख्श। नफ़ा बख्श। सो ये समझाने के लिए था। अब नफ़ा बख्श वो है जो किसी की लाइफ में, आज की मॉडर्न ज़ुबान में कहूँ तो, वैल्यू ऐड करता है। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आप टीवी की एंकर हैं, एक अरसे से सिटी 42 पे हैं। ऑब्वियस है इस शोबे में जब आप आते हैं तो आपकी PR बढ़ जाती है, आपके लिंक्स कनेक्शंस होते हैं। मेरे आपके शोबे में अच्छे ताल्लुकात, ताकतवर ताल्लुकात, इन्फ्लुएंसर से ताल्लुकात, बाइख्तियार लोगों से ताल्लुकात आम सी बात, क्योंकि हम मीडिया के लोग। बिल्कुल। फर्ज कीजिए कि इस सेलफोन में किसी SP का नंबर सेव है, और वो SP का नंबर जो सेव है वो एक ताल्लुक की बुनियाद पे है। और मिसाल देता हूँ कि मुझे काम पड़ जाता है और मैं उन्हें कॉल करके कहता हूँ कि SP साहब ये एक जायज़ काम है और मेरिट पे काम है, आपसे सिर्फ दरख्वास्त है मेरिट की। और उस SP साहब को अल्लाह ने SP होना, इख्तियार, ताकत सब कुछ दिया है, लेकिन उनको एक चीज़ उनके नसीब में नहीं है, वो है फ़ायदेमंद होना। अगर नसीब में नहीं है, मैं मिसाल के लिए कह रहा हूँ, ऐसा वैसे होता नहीं है, सारे SPs बड़े अच्छे हैं, और वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकते तो ये उनकी बदकिस्मती है, वो अच्छे इंसान नहीं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा इंसान वो है जो आपके राब्ते और कनेक्शन में है। वो कतई नज़र इससे कि उसे क्या मिलना है, वो ये नहीं सोचता मुझे क्या मिलना है, वो फ़ौरन सोचता है कि मैं काम आ सकता हूँ, मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, मैं आपका कोई फ़ायदा कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कोई आसानी कर सकता हूँ। मेरी एक कॉल, मेरा आपके साथ खड़ा होना, मेरा लिखना बोलना, मेरी कोई पोस्ट आपकी ज़िंदगी में कोई सहूलत पैदा कर सकती है। अच्छा, अब ये अगर एहसास आप रखें ना तो फ़ौरन एक ख्याल आता है, और वो बड़ा मनफी ख्याल है। वो मनफी ख्याल इस तरह तो लोग हमें यूज़ करते रहेंगे। ऐसे ही है। आप शुक्र करें कोई आपको इस्तेमाल करता है। हमें शुक्र करना चाहिए, हम इस काबिल हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपको ये इस्तेमाल करता है। एक दफ़ा ना मेरे बड़े मोहतरम उस्ताद है, मैं उनके पास बैठा हुआ तो मैंने कहा सर बड़ा चैलेंज है। बाज़ लोग एक मनफी पोस्ट लगा देते हैं और मनफी पोस्ट लगा के मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं और एंगलिंग करते हैं, वो सच नहीं होता और प्रोपोगंडा होता है। फरमाने लगे देखो तुम कितने खुशकिस्मत हो, लोग मोहब्बत से हवाला देते हैं तब भी उनकी शान बढ़ती है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं तब भी वो नाम लेना चाह रहे, वो अटेंशन सीकर्स होते हैं। वो क्रिटिसाइज करके, क्रिटिक करके, कमेंट पास करके, पोस्ट लगा के अटेंशन लेना चाह रहे हैं कि देखो इसको मैंने छोटा किया है, मैं बड़ा हूँ, लेकिन वो बड़े नहीं हो रहे होते। तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, 2 शुक्राने के नफल जाके अदा करो। अगर आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा होता है, देखें उसकी मिसाल शम्मा की है। शम्मा एक मशल, एक कैंडल क्या करती है, वो खुद मेल्ट हो रही होती है और उसकी रोशनी दूसरों के काम आ रही होती है। आपकी ज़िंदगी अगर रोशनी की माने तो, मेरा आपने व्हाट्सएप पे क्योंकि हम मौजूद हैं, कभी मैं बहन से बात कर रहा होता हूँ तो मेरा अगर वो टाइटल देखिए ना जो मैंने लिखा है, वो है ज़िंदगी में रोशनी बनो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा एक अपनी तख्लीक है ये जुमला। ज़िंदगी में रोशनी बनने का मतलब ये है कि आपके दम से आसानी मिले, आपके दम से गाइडेंस मिले, और इससे बड़ी बात कोई नहीं कि आपकी वजह से किसी को आसानी मिले। ये देखिए कितना प्यारा सेट है, और इस सेट पे एक दरवाज़ा है, 2 दरवाजे हैं, एक इमरजेंसी एग्जिट है, एक मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा था। खुदा ना खास्ता लाइट ख़त्म हो जाए, लाइट चली जाए और फुल अंधेरा हो जाए, क्योंकि ये सेट जो है ये साउंड प्रूफ है और बड़ा अंदर करके है बिल्डिंग के, तो हमारा यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। उस वक्त अगर मैं किसी के मोबाइल की टार्च ऑन हो जाती है तो रास्ता पता लगेगा वहां है और वहां से निकलना है, इस इमरजेंसी में यहां से निकलना है। रोशनी बनने का मतलब यह है कि आपके दम से किसी को रास्ता मिल जाए। जिंदगी में अंधेरा बहुत है और इस अंधेरे की वजह से लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा। अगर आपके दम से किसी को आसानी मिलती है, रास्ता मिल जाता है आपके होने से। मैं इसको समझाने के लिए हमेशा ये मिसाल देता हूँ,
कि ज़िंदगी को अगर बर्फ़ कहा जाए, बर्फ़ की एक सिल, एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, सब की ज़िंदगी एक बर्फ़ के सिल की मानद है, ये मेल्ट हो रही है। ये जो हम सालगिरह मनाते हैं, हमें पता नहीं होता साल कम हो रहा है, ये मेल्ट हो रही है, इसने मेल्ट होके चले जाना। मेल्ट होने से पहले पहले इस बर्फ़ से अगर किसी का जग और ग्लास ठंडा हो गया, अगर इस ठंड से किसी को ठंड पड़ गई है, तो आपकी ज़िंदगी में आने का हक आपने अदा कर दिया। प्रॉब्लम ये होती है मेल्ट तो हो ही जानी है, इस बर्फ़ ने तो चले जाना है। बदकिस्मती होती है कि आपकी ज़िंदगी किसी के काम नहीं आई होती। अब ये इतना बड़ा फ़लसफ़ा है, यानी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसको मैं यहाँ पर कोट करके उसकी शरह बयान कर रहा हूँ कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है, कि इकबाल लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी हो शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, उसका भी मफहूम यही है। बिल्कुल हम जो स्कूलों में शुरू से लपे आती पढ़ते हैं और लपे आती पढ़ के आज भी मैंने ये दावे से मैं कहता हूँ कि अगर सारे उठ के खड़े होकर किसी हॉल में मजलिस में मिच्योर लोग भी लपे आती पढ़ते हैं, आधों की आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि उसके आपकी बचपने की यादें होती हैं और ये कमिटमेंट आपका अल्लाह के साथ आपने वादा किया होता है, दुआएं मांगी होती हैं, आप बचपने से दुआएं मांग मांग के बड़े होते हैं कि या बारी ताला मेरी ज़िंदगी फ़ायदेमंद हो, दूसरों के काम आए, किसी के गम को कम कर दे, किसी की तकलीफ को कम कर दे, किसी के लिए खुशी का सामान पैदा हो जाए। आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताऊँ, ये हज़रत अली करम अल्लाह वजह का जुमला। मौला अली ने फरमाया कि अगर तुम्हारे साथ लोगों की ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं, तुम खुशकिस्मत हो। लोग तुम्हारे दरवाजे पे किसी ज़रूरत के लिए आ रहे थे, खुशकिस्मत हो, क्योंकि बड़ों के पास बड़ा कुछ होता है लेकिन वो किसी के काम नहीं आता। तो जिसके दरवाजे पे कोई खड़ा है ज़रूरत लेके, वो खुशकिस्मत तरीन इंसान है। और सबसे अहम बात आपको बता दूं, हमें काम आना चाहिए, हम किसी के काम नहीं आ रहे होते। मैं इसको दो पहलुओं से बयान करना चाहूँगा, अगर 2 मिनट है हमारे पास। एक इसका पहलू दुनियावी है, एक इसका रूहानी पहलू है या आखिरत का पहलू है। दुनियावी तौर पे देखें, अगर आप काम आते हैं तो क्या होता है, दूसरे आपके काम आते हैं। ऐसे ही लाहौर में एक बड़ा अहम दफ्तर है, बड़ा अहम शोबा है, तो चंद दिन पहले वहाँ प्रेसिडेंट नए पोस्ट हुए, तो मुझे वहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ फूलों का गुलदस्ता लेके प्रेसिडेंट को मिलने जाना था। तो जब हम वहाँ गेट पे पहुँचे तो मेरे दोस्त ने कहा, शाह साहब यहाँ पार्किंग नहीं मिलनी। मैं कहा, पाए ना ज़रा, पार्किंग क्यों नहीं मिलनी, पार्किंग इंशाल्लाह मिलेगी। अच्छा। तो जब वहाँ एंटर हुए तो वो गार्ड्स ने देखा मुझे, उन्होंने कहा, शाह जी आ गए। मुझे दौड़े लग गई, उनका शाह जी चाबी ले लें, गाड़ी हम लगा लेंगे। तो वो मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि ये क्या है। मैंने कहा, ये मेरी इस इदारे में एक रेडियो चैनल है, उस रेडियो चैनल में आज से 10 साल पहले मैं रेडियो करता था। जबरदस्त। और मैं जब आया करता था ना, तो रात का टाइम होता था और मुझे भी भूख लगी होती थी, तो मैं खाना थोड़ा सा ज़्यादा ले आता था और मैं कभी कभी इन गार्ड्स को भी पेश करता था कि यार मैंने खाना ज़्यादा लिया हुआ है, ये शवारमा बर्गर जो भी हैं ज़्यादा है, आप भी खा लो, मैं भी खा लेता हूँ। फिर दूसरा ये भी होता था कि इनका मैं हालचाल पूछता था, इन्हें मैं याद हूँ, इस दरवाजे से इन आउट कितने लोग हुए होंगे। लेकिन अगर केयर और मौका हुआ है, मेरा मानना ये है, याद रखें, छोटा बंदा, ये छोटे बंदे से आपके स्पोर्टिव लोग, सबॉर्डिनेट्स, बिल्कुल छोटे बंदे भी नहीं होते, बड़े बंदे होते हैं। बिल्कुल। जो छोटा काम कर रहा था वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ये बड़े कीमती लोग होते हैं। आप इनकी केयर करके देखें, आप इनका एहतराम करके देखें, आप इनके साथ खड़े होकर देखें, खुदा की कसम ये पलकें बिछा देते हैं, ये आपके लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं। इनको समझ नहीं आती, साहब जी आ गए हैं। आप इनके कभी घर जाके देखें, आपके घर की जो मेड है ना, कभी आप उसके घर जाके देखें, 2 काम होंगे। एक तो एम्पैथी बढ़ेगी, वो कैसे जिंदगी जी रही है 8-10 हज़ार रुपया सैलरी लेके, और दूसरा आपको जो कदर वहां से मिलेगी, मैं दावे से कहता हूँ डीसी वो कदर नहीं कर सकता, बिल्कुल आपने सही कहा, कमिश्नर वो कदर नहीं कर सकता, जो छोटा बंदा आपकी कदर करता है कि साहब जी आ गए, वो आपके लिए डस्टिंग करेगा। बस ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जिनका अगर हम ख्याल रख लें तो हम वो जो बेहतर इंसान कह रहे हैं ना, वो आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।